नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बाकी 15 विधायकों की किस्मत और फैसला आ गया है। फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में गया है। स्पीकर ने कहा है कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। फैसला सुनाते वक्त स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि उद्धव गुट की दलील में दम नहीं है। साथ ही स्पीकर ने उद्धव ठाकरे द्वारा एकनाथ शिंदे को शिवसेना समूह नेता पद से हटाने को खारिज कर दिया। उन्होंने शिवसेना के संविधान का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी अध्यक्ष के पास किसी को भी पद से हटाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि शिंदे को नेता पद से हटा नहीं सकते थे ठाकरे। स्पीकर राहुल नार्वेकर की तरफ से जोर देकर कहा गया है कि शिवसेना का जो संविधान 1999 वाला था उसे ही माना जाएगा। 2018 में जिस भी संशोधन की बात की गई है वो सही नहीं है। उनकी तरफ से यह भी साफ कहा गया है कि चुनाव आयोग के पास जो रिकॉर्ड मौजूद है उसमें शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। महाराष्ट्र अध्यक्ष की तरफ से आए फैसले के बाद पहली बार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उद्धव ठाकरे ने अध्यक्ष के फैसले को लोकतंत्र की हत्या और सुप्रीम कोर्ट का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच जाएंगे, हम लोगों के बीच जा भी रहे हैं और हम जनता के लिए जनता को साथ लेकर लड़ेंगे। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पवार ने कहा कि इस फैसले के बाद उद्धव सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उन्हें उम्मीद है कि वहां न्याय मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है यह बीजेपी का षड्यंत्र था। उन्होंने कहा यह उनका सपना था कि हम एक दिन बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना को खत्म कर देंगे, लेकिन शिवसेना इस फैसले से खत्म नहीं होगी, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय यानी MIB ने मराठी न्यूज चैनल लोकशाही का लाइसेंस मंगलवार को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने चैनल को मंगलवार की शाम 6 बजे से प्रसारण बंद करने का आदेश दिया। बता दें कि 5 महीने में दूसरी बार इस चैनल का लाइसेंस निलंबित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चैनल प्रबंधन की ओर से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है कि ये निलंबन के आदेश के खिलाफ कोर्ट का रुख करेंगे और उम्मीद है कि वहां से न्याय मिलेगा। शिवसेना UBT की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसको ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि लोकशाही चैनल ने वस्तुतः उस भाजपा नेता को बेनकाब कर दिया है जिसने अपने सभी विरोधियों पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया और अपना करियर बनाया, और अब उनमें से अधिकांश भाजपा में उसके सहयोगी हैं। उन्होंने लिखा कि किरीट सोमैया के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय INB मंत्रालय ने चैनल पर 30 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। ये तानाशाही नहीं तो क्या है। मणिपुर सरकार ने बुधवार को राज्य की मौजूदा स्थिति का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा इम्फाल से शुरू की जाने वाली प्रस्तावित भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। मणिपुर कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक रूप से 2 जनवरी को एक लिखित आवेदन दाखिल कर 14 जनवरी को इम्फाल पूर्वी जिले के हट्टा कांग जेबुंग मैदान से रैली शुरू करने की अनुमति मांगी थी। इस बीच प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को दावा किया कि मणिपुर सरकार ने राज्य में ताजा हिंसा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। मणिपुर इम्फाल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अनुमति नहीं मिली है। इसके बाद कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने ऐलान किया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा किसी भी कीमत पर इम्फाल से ही शुरू होगी। वेणुगोपाल ने कहा कि हम कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम मणिपुर सरकार का फैसला नहीं मानते। हम इस यात्रा का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। हम मणिपुर को लेकर भी कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहते। ये एक शांतिपूर्ण यात्रा है जो हम कर रहे हैं। हम सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, चाहे हम किसी भी स्तर पर कर सकें, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हम यात्रा मणिपुर से ही शुरू करेंगे। CPI ने नीतीश कुमार से भाजपा से लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ रहने की अपील की है। ये अपील ऐसे समय में आई है जब नीतीश कुमार को लेकर पटना से दिल्ली तक अटकलबाजियों का बाजार गर्म है। नोएडा का टीवी मीडिया उनके इंडिया छोड़ने की अटकलें अपनी तमाम रिपोर्टों में लगा रहा है। इस बीच CPI महासचिव D राजा ने पत्रकारों को बताया कि मैंने सोमवार को नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की है और उन्हें बताया कि इंडिया गठबंधन भाजपा RSS गठबंधन के विकल्प के रूप में उभरा है और हमें देश को बचाने के लिए एक साथ रहना होगा और लड़ना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि भाजपा को कोई फायदा ना मिले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विपक्षी गठबंधन को लेकर घबराए हुए और चिंतित हैं। राजा ने बताया कि उनकी पार्टी बिहार में गठबंधन का हिस्सा है जो अब इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि CPI आम चुनावों में ये सुनिश्चित करेगी कि सभी सहयोगी एक साथ रहें। कांग्रेस ने यूपी के लोकसभा सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी से पहले दौर की बातचीत पूरी कर ली है। दूसरे दौर की बैठक 12 जनवरी को बुलाई गई है। मंगलवार को ही इस बैठक में दोनों दलों ने महत्वपूर्ण सीटों की संख्या को लेकर चर्चा की। अब दोनों दलों के नेता अपने अपने आलाकमान को इसकी रिपोर्ट देंगे। वहां से जो भी संकेत मिलेगा उस पर 12 जनवरी को अंतिम फैसला लेने की उम्मीद है। लंबे समय से चर्चा चल रही है कि वरुण गांधी कांग्रेस में आ सकते हैं।
इस बीच अब एक बार और खबर आ रही है जिसके अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी मेनका गांधी इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें, वरुण गांधी काफी लंबे समय से लगातार भाजपा पर हमलावर हैं और केंद्र सरकार की कई नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। केदारनाथ यात्रा के समय राहुल गांधी की अपने चचेरे भाई वरुण गांधी से मुलाकात भी हुई थी। प्रियंका गांधी भी पिछले दिनों मेनका गांधी व वरुण से मिल चुकी हैं। प्रियंका का इन दोनों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी है और इस बीच अब ये खबर आ रही है 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं होने जा रहे हैं। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। इन सभी नेताओं को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 22 जनवरी का न्योता दिया गया था, जिस पर कांग्रेस ने लंबे समय से कोई फैसला नहीं लिया था, लेकिन अब साफ कर दिया गया है कि कोई भी नेता कार्यक्रम में शिरकत नहीं करने जा रहा है। कांग्रेस के यूपी इकाई के कुछ नेता जरूर मकर संक्रांति के मौके पर राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया। कांग्रेस ने कहा है कि भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि साल 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए लोगों की आस्था के सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी भाजपा और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल न होने के कांग्रेस के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आई है। अनुराग ठाकुर ने कहा है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये होना ही था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भगवान राम का विरोध किया है और सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने कई मौकों पर भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया है। अगर उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है तो भारत के लोग भी आगामी लोकसभा चुनावों में उनका बहिष्कार करेंगे। राम मंदिर को लेकर जिस तरह से राजनीति की जा रही है उससे कुछ धर्मगुरु गुस्से में हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ के 1008 शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मंगलवार को दावा किया कि आंशिक रूप से निर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। पूरे धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है। ये हिंदू मान्यताओं और परंपरा के विरुद्ध है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में परंपराओं का पालन नहीं किया जा रहा है। भारत में राजा और धार्मिक नेता हमेशा अलग अलग रहे, लेकिन अब राजनीतिक नेता को धार्मिक नेता बनाया जा रहा है। ये परंपराओं के खिलाफ है और राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी मंदिर में निर्माण कार्य पूरा होने से पहले प्रवेश या अभिषेक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि फिलहाल अयोध्या में गर्भगृह का फर्श बन चुका है और उस पर खंभे खड़े हो चुके हैं। मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्राण प्रतिष्ठा हिंदू धर्म में परंपराओं के अनुरूप नहीं है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव और वीएचपी के वरिष्ठ नेता चंपत राय पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चंपत राय को इस्तीफा दे देना चाहिए और मंदिर को रामानंद संप्रदाय को सौंप देना चाहिए। बता दें कि चंपत राय ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय के लोगों का है, उनका नहीं। सरस्वती ने कहा कि अगर राम मंदिर रामानंद संप्रदाय से जुड़े लोगों का है तो ये मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामानंद संप्रदाय से जुड़े लोगों को दे दिया जाना चाहिए। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। संत ने कहा वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन बस उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि वो किसी भी ऐसी चीज में भाग न लें जो धर्म विरोधी हो। राम मंदिर को लेकर पुरी के 145 में जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने पीएम मोदी द्वारा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पूजा करने पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा वो उस स्थिति में अयोध्या नहीं जाएंगे। निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि मोदी जी समर्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं फिर वहां क्या ताली बजाऊंगा। उन्होंने कहा कि लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि अगर प्रधानमंत्री ही सब कुछ कर रहे हैं तो धर्माचार्य के लिए अयोध्या में करने के लिए क्या बचा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सब कुछ कर रहे हैं, चाहे वो योग सिखाना हो और अब प्राण प्रतिष्ठा करना हो, जो साधु संतों द्वारा किया जाता रहा है। हालांकि संत ने पीएम मोदी द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में खुद को पेश नहीं करने और सनातन धर्म को पूरा सम्मान दिखाने के लिए तारीफ भी की। हेमंत सोरेन की झारखंड सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी किया है कि वो केंद्रीय एजेंसियों के किसी भी सवाल का उत्तर न दें या सीधे उन्हें कोई दस्तावेज न सौंपें। उन सभी विभागों को सभी सवालों को कैबिनेट सचिवालय या सतर्कता विभाग को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। इससे केंद्र और राज्य के बीच टकराव बढ़ने की संभावना है। जानकार इस कदम को ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों के साथ असहयोग के रूप में देख रहे हैं। झारखंड सरकार का ऐसा फैसला तब आया है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के निशाने पर हैं।
केंद्रीय एजेंसी ईडी ने अब तक 7 समन भेजे हैं और उनमें वो पेश नहीं हुए हैं। केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ में बस और ट्रक चालक बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हालांकि इस हड़ताल का राज्य में मिला जुला असर नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का दावा है कि इस हड़ताल में राज्य के 65,000 से अधिक वाहन चालक शामिल हुए हैं। कई इलाकों में बस और ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं। रायपुर समेत राज्य के कई शहरों में स्कूल बसों पर भी असर दिखा है, लेकिन कई जिले इस हड़ताल से अछूते हैं। इधर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए राजधानी रायपुर के बस स्टैंड समेत कई जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बिल्किस बानो के दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने को कहा था। हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि दोषियों के सरेंडर करने के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। दाहोद के पुलिस अधीक्षक बलराम मीणा ने बताया है कि दोषी जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है। एसपी ने बताया कि दोषी पुलिस के संपर्क में नहीं है, उनमें से कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस को अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी नहीं मिली है। राजस्थान सरकार के मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील कर दी है। साथ ही कहा है कि इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए घर बनवा देंगे। बाबूलाल खराड़ी राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार में आदिवासी क्षेत्र विकास मंत्री हैं। उन्होंने कहा यह प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि कोई भूखा ना सोए और बिना छत के ना रहे। उन्होंने कहा आप ढेर सारे बच्चा पैदा करें, प्रधानमंत्री जी आपका घर बनाकर देंगे तो समस्या क्या है। जिसके बाद लोगों का कहना है कि मंत्री जी ने पीएम मोदी को फंसा दिया है। 23 साल पुराने हुई हत्या के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की निचली अदालत और इलाहाबाद हाईकोर्ट के टेनी को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि निचली अदालत और हाईकोर्ट ने इस मामले में अजय मिश्रा टेनी को बरी करने का फैसला सुनाया है। इस मामले को लगभग 23 साल बीत चुके हैं। ऐसे में अब इस मामले में हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार को 24 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। बता दें उमर खालिद पर पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के पीछे की साजिश में कथित संलिप्तता को लेकर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। रिलायंस समूह के मालिक उद्योगपति मुकेश अंबानी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी को अब तक का सबसे सफल प्रधानमंत्री बताया है। मुकेश अंबानी ने कहा, हमारे प्रिय नेता जो हमारे समय के सबसे महान वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं, वो भारतीय इतिहास के अब तक के सबसे सफल प्रधानमंत्री हैं और जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं तो दुनिया न केवल सुनती है बल्कि उसकी सराहना भी करती है। उन्होंने कहा कि विदेश में मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं उस नारे का क्या अर्थ है जो लाखों भारतीय लगाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मैं उन्हें बताता हूं कि इसका मतलब है भारत के प्रधानमंत्री अपनी दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प और कार्यान्वयन से असंभव को संभव बनाते हैं। वो सहमत होते हैं और वो भी यही कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। 10 जनवरी यानी आज से 12 जनवरी तक चलने वाले सम्मेलन का ये 10वां एडिशन है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेने आए यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद भी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। आज सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी उपस्थिति पर खुशी जाहिर की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा, आज सभी प्रमुख एजेंसियों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में एक होगा। दुनिया भर के लोगों को अपना विश्लेषण करने दीजिए, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि ऐसा होगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुधवार दोपहर उस 4 वर्षीय बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया जिसकी पिछले दिनों गोवा में हत्या कर दी गई थी। बच्चे के पिता वेंकटन रमन ने अंतिम संस्कार किया। वहीं सूचना सेठ के द्वारा 4 साल के अपने बच्चे की हत्या के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। अब गोवा पुलिस को एक कमरे में कफ सिरप की 2 खाली बोतलें मिली हैं, जिससे संकेत मिलता है कि उसने उसे गला दबाने से पहले दवा की भारी खुराक दी होगी। एक अधिकारी ने कहा यह एक पूर्व नियोजित हत्या थी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।